अपने पैसे से हम सारे कार्यक्रम जितने गरीबों के हो सकते हैं, गरीबी को हटाने के, उन सारे पहलुओं पर हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया। कि पाकिस्तान ने जो भी कर रखा है कश्मीर में, उसकी जिम्मेवार कौन है, और सीधे सीधे पाकिस्तान पर उसकी जिम्मेवारी आयद होती है। लाल किले ने कई प्रधानमंत्रियों को इस रूप में भी देखा कि वो आए, दस्तक दी और फिर चले गए। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर तो लाल किले तक भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। लेकिन सवाल था कि एन केन प्राकेण ये किसी तरीके से प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन एक शख्स ऐसा आया जो 5 बरस तक प्रधानमंत्री रहा। लाल किले के प्राचीर से हर बार उसने देश को संबोधित भी किया, लेकिन वो किस्मत का धनी था। और राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। 1991 में 70 साल के पमुलपति वेंकट नरसिम्हा राव ने राजनीति से करीब करीब संन्यास ले लिया था, लेकिन तभी उनके भाग्य ने करवट बदली और लाल किले की प्राचीर तक पहुंचा दिया। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस जब नए नेता की तलाश कर रही थी, तब उसे राव मिले। गर्त में मिल चुकी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करने वाले नरसिम्हा राव, हिंदुस्तान को उदारीकरण का तोहफा देने वाले नरसिम्हा राव। बड़ी प्रगति है। जहां 2500 करोड़ हमारे पास नहीं थे 91 में, आज 60,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ है, जिससे हमें किसी चीज के मंगाने में कोई आज परेशानी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। उस समय भारत में जो आर्थिक क्राइसिस था, वो आज हम सोच ही नहीं सकते कि आपने अपने विमान में भर के सोना बाहर भेजा था गिरवी रखने के लिए। आज अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग तो शर्म से मर जाएंगे, लेकिन उस समय उसको संभालना, यही फैसला करना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाते हैं, बहुत बड़ी बात थी। चंद्रशेखर की सरकार बनते बनते देश की माली हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें सोना गिरवी रखना पड़ा था। इसीलिए जब 21 जून 1991 को राव ने हिंदुस्तान की बागडोर संभाली, तो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। राव ने आर्थिक नीतियों का गियर पूरी तरह बदल दिया। नरसिंह राव को ही इस बात का श्रेय है कि उन्होंने देश को उदारीकरण दिया, भूमंडलीकरण की जो विश्व की धारा है उससे भारत को जोड़ा। लेकिन अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में पहला उनका जो भाषण है वो तो इस बात का बयान है कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पर खड़ी थी, क्यों हमको उदारीकरण का रास्ता अपनाना पड़ा। दूसरे और तीसरे और चौथे भाषण में पीवी नरसिंह राव ने उदारीकरण के साथ साथ जो एक अपने समझ से ब्लूप्रिंट भारत का उन्होंने दिया, वह उनके अगले कार्यकाल का एक तरह से ब्लूप्रिंट था। लाल किले के प्राचीर से जब जब पीवी नरसिम्हा राव ने देश को संबोधित किया, उनकी नज़र देश की अर्थव्यवस्था पर थी। शायद इसीलिए जो लकीर नेहरू ने खींची, उस लकीर को पीवी नरसिम्हा राव ने बदल दिया। उस वक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात होती थी, लेकिन अब बाजार अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी, हर सीमा खत्म करने की बात हो रही थी और सब कुछ निजी हाथों में देकर मुनाफा बनाने और कमाने की बात हो रही थी। जय जवान, जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के नारे से देश को बांधा था। बेबसी के दौर में भी हिंदुस्तान इस एहसास से भरा हुआ था कि आने वाले दिन बेहतर होंगे।
लेकिन न जवानों की दशा सुधरी न किसानों की। राजीव भी लाल किले से किसानों की दुहाई देते रहे। इन 40 साल में देश के किसानों की पैदावार बहुत बढ़ी, 15 करोड़ टन पर पहुंच चुकी है। साथ में हम देख रहे हैं कि कपास की पैदावार, तेल बीज की पैदावार और दाल की पैदावार पर खास ध्यान देने की जरूरत है। नरसिम्हा राव को कांग्रेस में राजीव गांधी की विरासत मिली थी। राजीव ने किसानों की बेहतरी की बात की थी, नरसिम्हा राव ने उसे आर्थिक उदारीकरण से जोड़ दिया। बात बात पर खुले बाजारवाद की दुहाई देने वाले नरसिम्हा राव लाल किले से देश को ये बताते रहे कि उनके पिटारे में देश के अलग अलग लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। जान रही है जितने पहलू हो सकते हैं उन सारे पहलुओं पर हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। 92 में अपने पैसे से हम सारे कार्यक्रम जितने गरीबों के हो सकते हैं, गरीबी को हटाने के जितने पहलू हो सकते हैं उन सारे पहलुओं पर हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। नरसिम्हा राव ने अपने आर्थिक दर्शन को लागू करने के लिए मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया था, लेकिन रुपए को मजबूत बनाने वाले नरसिम्हा राव मंदिर मस्जिद के सवाल पर कमजोर होते गए। उनकी सरकार पर सबसे बड़ा दाग ये लगा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 1993 के 15 अगस्त को राव जब लाल किले पर चढ़े तो बाबरी मस्जिद के टूटे हुए ढांचे की कसक भी साथ थी। भारतीय राजनीति का या भारतीय समाज का कौन सा तार टूटना था और लाल किले को इस दिशा में कैसे देखना था, ये नजर 1992 और 93 में आया। बाबरी मस्जिद गिराई गई, अयोध्या का मुद्दा उठा और इन सब के बीच 1993 में इसी लाल किले के प्राचीर से पीवी नरसिम्हा राव को यह कहना पड़ा, समाज का ताना बाना नहीं टूटने दिया जाएगा। एक तरफ अयोध्या से उठा सांप्रदायिक उन्माद था जिसकी कीमत मुंबई को चुकानी पड़ी। 1993 की शुरुआत में ही मुंबई सांप्रदायिक दंगों में जल उठा। दूसरी तरफ सरहद पर पाकिस्तान का उत्पात कायम था। इस लाल किले से पाकिस्तान को जितनी बार नरसिम्हा राव ने चेतावनी दी उतनी शायद ही किसी और प्रधानमंत्री ने दी हो कि कुछ इलाके पर पाकिस्तान ने गासिबाना कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान को कोई हकीकत नहीं है, कोई अधिकार नहीं है और किसी भी दृष्टिकोण से पाकिस्तान कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि पड़ोसी मुल्क है और ये उनके लिए संभव है कि लोगों को ट्रेनिंग देकर, पैसा देकर, हथियार देकर भेजें और यहाँ खलबली मचाए रखें। उन्होंने क्यों ये कर रखा है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल 2 साल के भीतर ही लाल किले पे नरसिम्हा राव का तेज खत्म होने लगा था। कभी उन पर निजी आरोप लगे तो कभी सार्वजनिक। जिस बाजार को खोलकर राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को रसातल में मिलने से बचाया था, उसी अर्थव्यवस्था से उपजी दलाली का दाग सीधे राव पर लगा जब एक शेयर दलाल हर्षद मेहता ने प्रधानमंत्री पर 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया। Yes, the money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a P.V. Narasimha Rao scam. लाल किले के प्राचीर से जो बात पीवी नरसिम्हा राव 1992 में कह रहे थे, वो बात 1993 में कहने की स्थिति में वो नहीं थे। 6 दिसंबर 1992 इस देश ने जो कुछ देखा और दुनिया उस पर जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सामने आ गई, लाल किले के इसी प्राचीर से पीवी नरसिम्हा राव को उस वक्त ये कहना पड़ा कि अब समाज का ताना बाना टूटने नहीं दिया जाएगा, चाहे 6 दिसंबर 1992 एक काले दाग की तरह ही क्यों ना हो। राव की किरकिरी होने लगी, लेकिन राजनीति के चतुर खिलाड़ी राव भी मौका आने पर बात जज्बाती मुद्दों की तरफ मोड़ देते थे।
कश्मीर की समस्या ऐसा ही एक मसला है जिसे आजादी के वक्त से ही हिंदुस्तान का भावुक प्रश्न माना जाता है। दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह राव भी लाल किले से अपनी आवाज कश्मीर तक पहुंचाने में जुटे रहे। नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आज सारी दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान ने जो भी कर रखा है कश्मीर में, उसके पीछे हेतु क्या है। अब उनकी समझ में आया है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है कश्मीर में, उसकी जिम्मेवार कौन है, और सीधे सीधे पाकिस्तान पर उसकी जिम्मेवारी आयद होती है। इंदिरा की ही छत्रछाया में राव ने भी दिल्ली की राजनीति सीखी। इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण करके भारत को एटम बम वाला देश बनाया था। भारत तो के पास जो भी शक्ति होगी, चाहे ये अणुशक्ति हो या कोई और, हमने कहा है कि हमेशा इसको अपने देश के प्रगति, अपनी जनता की भलाई और विकास के लिए ही उसका उपयोग करेंगे। नरसिम्हा राव के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी भारत को परमाणु शक्ति से लैस करना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी दबाव में रुक गए। दूसरी तरफ उनकी सरकार के पहिए को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो गया। 1993 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव भी ले आया, लेकिन राव जीत गए और अगले 2 बार भी लाल किले तक पहुंचने का उनका रास्ता साफ हो गया। जय हिंद, जय हिंद। आज सारी दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान ने जो भी कर रखा है कश्मीर में, उसके पीछे हेतु क्या है। 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि वो जानते तो 17 भाषाएं थे, लेकिन बोलते एक में भी नहीं थे। संसद में ही राव से पहले प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर ने उन्हें मौनी बाबा कहा था, लेकिन इसी राव ने 5 साल तक लाल किले से देश को कई सपने दिखाए। कश्मीर में बड़ी प्रगति है। जहां 2500 करोड़ हमारे पास नहीं थे 91 में, आज 60,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ है। 3 बरस पीवी नरसिम्हा राव के पूरे हुए तो कहा गया राव के बाद कौन। 4 बरस पूरे हुए तो कहा गया चौथा कदम सूरज की ओर। लेकिन 5वें बरस आते आते राव लड़खड़ा गए, कांग्रेस टूट गई। और ये कांग्रेस के इतिहास में दूसरा मौका था जब कांग्रेस टूट रही थी और ये सवाल अब वाकई खड़ा हो चला था कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में पीवी नरसिम्हा राव के बाद आ नहीं सकती है। 3 साल बीतते बीतते नरसिम्हा राव की सरकार घपले घोटाले के तमाम आरोपों से घिर गई। सबसे गंभीर आरोप तो ये लगा कि राव ने अपनी सरकार बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों की खरीद फरोख्त की। इन सब का असर लोगों पर पड़ा और इसीलिए जब 1995 में वो लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे तो वो देश के नाम उस ऐतिहासिक जगह से उनकी आखिरी तकरीर थी। इससे हमें किसी चीज के मंगाने में कोई आज परेशानी नहीं है। नरसिम्हा राव के आखिरी 2 साल बिल्कुल ही मुश्किल थे और जिसको कहते हैं डाउन हिल थे, वो नीचे जा रहे थे। और उसमें फिर अडवाणी जी बहुत अग्रेसिवली सामने आए। बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ और उससे कांग्रेस पार्टी भी नाराज़ हुई। और उस समय आप देखें और नटवर सिंह की किताब भी अगर पढ़ें तो उस समय आपको नज़र आएगा कि सोनिया जी भी उनसे बहुत नाराज़ होना शुरू हो गई थी। अर्जुन सिंह ने भी अंदर से खुराफात शुरू कर दी थी। फिर पार्टी टूट गई, कांग्रेस टी बन गई, तो कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गई थी 1996 के चुनाव तक। और नरसिम्हा राव खुद भी बहुत कमज़ोर हो गए थे। नरसिम्हा राव इत्तेफाक से प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन एक नया हिंदुस्तान बनाने की उनकी कोशिश और सूझबूझ इत्तेफाकन नहीं थी। हालांकि उनकी निजी ईमानदारी सवालों के घेरे में आई, लेकिन वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर गिने जाते हैं जिन्होंने दुनिया के बाजार का दरवाजा हिंदुस्तान के लिए खोला था। ये बात लाल किले को भी याद है। 15 अगस्त 1995 को पीवी नरसिम्हा राव ने लाल किले के प्राचीर से जो शब्द कहे, उन शब्दों के बाद भारत की राजनीति में कुछ नए शब्द जुड़ने थे, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस अधोपतन की तरफ जा रही थी और नई नई शक्तियां राजनीतिक तौर पर एकजुट हो रही थी। गठबंधन का दौर कह सकते हैं।
लेकिन दरअसल इस लाल किले को शायद इंतजार था एक ऐसे शख्स का जिस शख्स को सुनने के लिए हर वक्त लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी, और वो शख्स थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगले एपिसोड में।